Yeah, good morning, everyone. So, in the last few classes, we were talking about probability. तो थोड़ा सा आपके सामने इसलिए स्क्रीन पे रख दिया है जो पहले हम कर चुके हैं. तो एक क्योंकि ब्रेक आ गया था इसीलिए थोड़ा भूल भी जाते हैं. तो लेट्स क्विक रीकैप कर लेते हैं. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. क्या केस देखा था कि अगर आपके पास E1, E2, E3 करते हुए मान लीजिए n इवेंट्स हैं किसी सैंपल स्पेस S के साथ एसोसिएटेड, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मान लो मैं एग्जांपल से चलता हूं. अगर E1, E2, E3 थे, तो अगर उनका इंटरसेक्शन देखूं मैं E1 एंड E2 का, वो अगर 5 है, तो हम कहते हैं बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. सो दे आर डिसजॉइंट सेट्स एक्चुअली. सेम वे E1 और E3 का इंटरसेक्शन 5 है, E2 एंड E3 का इंटरसेक्शन 5 है. तो ये आपस में हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और जब हम बात करते हैं अबाउट एग्जॉस्टिव इवेंट्स, वो क्या हो जाते हैं? अगर उन सभी इवेंट्स का जो आपको डिफाइन करके दिए गए हैं E1, E2, E3, अगर उनका यूनियन सैंपल स्पेस के ही इक्वल आ जाए, तब वो कहलाते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स. और दोनों कंडीशंस एक साथ हो जाएं तो डेफिनेटली उनका नाम हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो अब एग्जाम्पल जब आपने देखेंगे तब आपको और बेटर याद आएगा. तो चेक करिए, हम 16.2 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, बट एक क्विक रिव्यू है आपके लिए. चेक दिस आउट, आई एम वेटिंग. एक बार पढ़कर समझिए अपने आप. डाइज रोल्ड. ई अब क्या इवेंट है? देखो, डाई रोल करोगे तो सीधी बात है, ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है. अब इवेंट्स क्या डिफाइन करे हैं? दो इवेंट करे हैं, ई एंड एफ. ई क्या है? डाई शोज 4. सिंपल, सिंपल इवेंट कहते हैं इसे. और एफ क्या है? डाई शोज इवन नंबर. तो इवन नंबर मतलब ये. और अगर इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आ गए हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इवेंट. तो बस अब आपको चेक करना है, आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? दोनों का इंटरसेक्शन क्या है ई और एफ का? 4 आ गया कॉमन दोनों में, विच इज नॉन 5. अगर इंटरसेक्शन 5 नहीं है तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मैंने साथ में एग्जॉस्टिव भी पूछ लिया था. आप इन दोनों का यूनियन निकालेंगे अब, और यूनियन क्लियरली आ रहा है 2 4 6, बट वो मेरे सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है, तो हेंस नॉट एग्जॉस्टिव. सैंपल स्पेस तो मेरा 1 2 3 4 5 6 पूरा ये था, बट यूनियन में वो सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हुए हैं. तो ये सब लिखना तो बहुत आसान रहा था. अगर आप देखें, सॉरी, ये यहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात नहीं है. यहां बात करी गई है कि किस तरह से आप इवेंट्स लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ एक्सेट्रा. फिर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एफ डैश का मतलब सैंपल स्पेस ये था, और एफ आया था 4 5 6. तो एफ डैश क्या हो गया? बस 4 5 6 के अलावा जो है. ई इंटरसेक्शन एफ, वो आप इजीली इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स विच इज 6 ओनली. ए माइनस सी, ए ये रहा, सी ये रहा. तो ए में से जब सी माइनस करने का मतलब क्या है?
सी के एलिमेंट 3 और 6 हटा दो, तो जो बच गया वो मेरा आंसर है। सेम वे यू कैन फाइंड आउट अदर थिंग्स, और ये सब कंसेप्ट सेट थ्योरी में आपने पढ़ा हुआ है। Check out this question. An experiment involves rolling a pair of die. पेयर ऑफ डाई का मतलब एक तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स आ गए, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, 10th का ही है। और फिर कह रहे डिस्क्राइब द इवेंट, ए क्या है, सम ग्रेटर देन 8। सम ग्रेटर देन 8 का मतलब 9 है, 10 है, 11 है या 12 है, तो मैंने ए को डिफाइन कर दिया। तो आप चेक करते रहिए किस तरह से इन सबको डिफाइन करा गया है। ये इवेंट ए डिफाइन हो गया। सिमिलरली बी क्या है, 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, तो 2 कहीं ना कहीं आए, तो ये रहा मेरा इवेंट बी। नेक्स्ट देख लीजिए, ये मेरा इवेंट बी है। सी इवेंट, सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल और 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 9 या 12 हो जाएगा। तो सम 9 या 12 का मतलब ये 3 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। वंस ए बी सी आर रिटर्न, फिर आपको बस कहा है चेक करना है अबाउट म्यूचुअली। यस सर इसमें 3,6 भी तो होगा। किसमें? सर सी ऑप्शन में। सर बिकॉज सम इज 9 एंड इज अच्छा अच्छा, मल्टीपल सम ऑफ 9, 3। यस यस यस, ठीक है ठीक है, वो लिखना रह गया तो वो करेक्शन करनी पड़ेगी। यस, गुड, यू हैव पॉइंटेड इट आउट। तो ऑब्वियसली फिर 3 6 भी आएगा एंड 6 3 भी आएगा, ठीक है। तो ये भी आएंगे इस सी यस के सर। अंदर। तो यहां पर थोड़ा सा आपको चेंज मेरे को देखना पड़ेगा कि बी इंटरसेक्शन सी, क्या वो 5 आ रहा है? चेक करें, बी इंटरसेक्शन सी 6 3 इनके होने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। यस, तब भी ये 5 है, तो आंसर तो चलो वो ही रहा। बट अब ए इंटरसेक्शन सी भी देख लें। इसके बीच में एक्चुअल में 6,6 कॉमन आ गया था, 6,6 कॉमन है, तो इस वजह से दिस इज नॉन फाई, हेंस नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आंसर में इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट वो गलती थी। सेम वे यहां अब आप अपने आप को क्विकली चेक कर लीजिए। अगेन आपको ये 10th की ही चीजें मिलने वाली हैं, बस उसको थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक यूज किया गया है। आई ऑलरेडी हैव डिफाइंड ऑल्सो ये सिंपल इवेंट का मतलब और कंपाउंड इवेंट का क्या है। सिंपल का मतलब सिर्फ एक एलिमेंट हो, कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा हो जाए। अब वो 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, वो कंपाउंड ही होगा। चलिए एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। यस, चेक आउट अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन। अगेन यहां आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात नहीं करी है, बट इवेंट्स को किस तरह से आपको लिखना है। एक तो 2 डाइस हैं, 36 केसेस आ गए। इवेंट ए गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, तो वो देख लीजिए कितने कौन कौन से केसेस बनेंगे। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, टोटल 18 केसेस आ जाएंगे।
तो यहाँ ए लिखकर दिखा दिया है, ऐसे ही ये रहा बी और ये रहा सी। तो सबसे पहला काम ए बी सी को आप चेक कर लीजिए, डिफाइन कर पा रहे हैं। एंड देन लुक एट द पार्ट्स जो आपसे डिस्क्राइब करने को कहे हैं इवेंट्स। ए डैश कहो या नॉट ए, वो एक ही बात है। Sir, यस, sir, can you explain eighth part again? एट्थ पार्ट, ओके। सो एट्थ के लिए फिर वो सब निकाल के आपको देखना पड़ेगा। आप चेक करो, सबसे पहली बात आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश पे पहले फोकस करिए। तो ए और इंटरसेक्शन बी डैश वो सब हमने लिखकर देखा हुआ, ए तो ये रहा। अब बी डैश क्या हो गया, सोच के देखिए, बी डैश किसके इक्वल था, वो तो ए के इक्वल था फ्रॉम सेकेंड पार्ट। तो ये एक्चुअल में बी डैश की जगह में क्या लिख सकता हूं, ए ओनली, ये लिख दिया। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन ए क्या आ गया, वो तो ए ही आ गया। तो आपसे अल्टीमेटली पूछा था ए इंटरसेक्शन सी, सी डैश, सॉरी सी डैश। तो बस अब आप ए और सी डैश, अब सी डैश क्या था, सी डैश वो आपने कहीं ऊपर निकाला होगा सी डैश। अगर सी ये आ रहा है तो इसके अलावा जो जो बच गए, सी क्या था, सम ऑफ द नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो सी डैश क्या होगा, सम क्या है, 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि सी है कि सम 5 से लेस हो। तो सी डैश में क्या हो जाएगा, सम क्या होना चाहिए, 6 और 7 और 8 और 9 और 10 और 11 और 12। तो बस अब आप जरा कॉमन एलिमेंट जरा ढूंढिए अपने आप, क्या हो जाएगा आंसर। ए क्या था, ये रहा ए लेफ्ट साइड में। अब इसमें से सम आपका 6 या उससे ज्यादा हो, वो आपको बस ढूंढने हैं। तो 6 हो या उससे ज्यादा हो, तो आपको एक एक केस ऐसे सोचकर, और जो बीच में मैंने लिखे नहीं है वो भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। जैसे 4,3 वो भी इस कंडीशन में आएगा, 4,4 भी आएगा, 4,5 भी आएगा, एंड सो ऑन। तो यू नीड टू राइट ऑल दोज केसेस। सर, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होल इंटरसेक्शन डैश। हाँ बिल्कुल, ओके, मैं इसको फिर नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा फिर इजी रहेगा। आप बात कर रहे हैं अप्लाइंग दी डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक यस है। सर। हाँ, तो वो चीज वो था कि चलो वो मेरा था कि बाद में जब हम लेंगे उस कॉन्सेप्ट को तब, पर आपको अगर अभी ही आता है तो दैट इज गुड, अगर याद है तो। एक मिनट, सॉरी, यस। तो आपके पास देखिए एक्सप्रेशन क्या था पिछले क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। आप इसे ए इंटरसेक्शन ये ऐसे लिख सकते हैं, और डी मॉर्गन्स लॉ से हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये होता है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये सेट थ्योरी में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल ये रूल अगर यहां लगाते हैं, इसका मतलब आपको अब पहले बी यूनियन सी निकालना होगा। किसी और पार्ट में हमने अगर निकाला हो, 6 पार्ट में, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड बी यूनियन सी, वो 6 में निकाला है, तो उसकी हेल्प आप 8 पार्ट में ले लेंगे। दैट कैन ऑलवेज बी डन, और ऑफ कोर्स दिस इज द इजियर वे। दिस इज एक्चुअली रिकमेंडेड
कि अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ को सोच पाते हैं, और हम जब बात करते हैं अबाउट प्रोबेबिलिटी में तो खासकर 11th और 12th में भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहां डी मॉर्गन्स लॉ की हेल्प से कहीं इजी बन जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने करा है, ये 6th क्वेश्चन था ना एनसीईआरटी का ही, तो उसके लिए एक्सटेंडेड में 7th क्वेश्चन है। वंस इवेंट्स आर रिटन, उसके बाद तो बस आपको ये चेक करने को कहा है कि आपके ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। दैट कैन इजीली बी डन कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव ही चेक करना है। We already discussed this question also. थोड़ा सा लॉजिकल गया था, चेक दिस आउट। So I don't know how many of you attended the last class, but ये उसी से लिंक्ड है सारी चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Three dice are thrown together. Find the probability of getting a total of at least 6. So think logically. पहली बात, 3 डाइस का मतलब 216 केसेस हो गए। पहले के पास 3 चॉइस है, दूसरे के पास 3 और तीसरे के पास 3। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से तो ये सोच लिया 6 इंटू 6 इंटू 6 टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाएंगी, तो 216 केसेस बनेंगे। अब उन सभी को अगर मैं लिस्ट डाउन करने लग गया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं उसे सॉल्व कर पाऊं, बहुत बहुत चैलेंजिंग। तो हम इजी वे में सोचेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 6। टोटल ऑफ एटलीस्ट 6 का मतलब क्या होता है कि सम जो है 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो, करते करते सोचिए सम 18 हो सकता है अगर तीनों के ऊपर 666 आ गया। तो सम कैन बी 6 से लेकर 18 तक एज पर दिस कंडीशन जो कहा गया था। अब इस चीज को हमने यहां ये जो करके दिखाया है, दिस इज द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। मिनिमम सम मुझे पता है 3 हो सकता है, तीनों डाई के ऊपर 111 आ जाता, तो ये मिनिमम सम है। ऑफ कोर्स मैक्सिमम में तीनों पे 666 आ जाता। तो सम 6 से ज्यादा हो, कम रिवर्स में क्या मीनिंग है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी किसकी, सम 3 हो या 4 हो या 5 हो। एवरीवन प्लीज मेक श्योर कि ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया है, ये चीज। और इसके बाद तो जब सम 3 4 5 6 की बात करी है, तो वो आपको केसेस पूरे लिखने पड़ेंगे। ये देखो आरएचएस में इतने केसेस को सोचना तो आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सम 3 में क्या क्या आने वाला है एंड ऑल दैट। सम 3 में सिर्फ एक केस आएगा। सम 4 में सोच लीजिए 112 आएगा, 121 आएगा या 211 आएगा। इनफैक्ट परमुटेशन में हमने इसको कैसे सीखा था, रिपीटिशन वाला फार्मूला n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, मैंने वो भी आइडिया दे दिया था। बट अगर आप ये नहीं भी सोचते हैं तब भी काम आराम से चल जाएगा। n केसेस मिल गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सम 3 4 या 5 आने की 10 अपॉन 216। सॉल्व इट, you will get your required answer.
चेक दिस आउट। यहां पर शायद हमने क्लास एंड करा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, या थोड़ा हमने आगे का भी किया था। यस, तो इस क्लास में यहां पर अब एक हमने एक लॉजिक की बात करी थी। अभी तक कार्ड प्रॉब्लम्स जो आपने 10th में पढ़े हुए थे, तो one card was drawn at random from a pack of 52 playing cards। बट अब हम बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा अगर कार्ड ड्रॉ हो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, तब क्या रोल है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो यहां समझिए। 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards। What is the probability that the both drawn card are aces? Very first thing, अगर कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? पहला कार्ड निकाला रैंडमली, उसको देखा और उसको फिर से मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया कि अब आप विदाउट रिप्लेसमेंट है, सॉरी, विदाउट में क्या हो गया, उस कार्ड को देखा और उसको साइड में अलग रख दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने उसे रिप्लेस नहीं करा, दोबारा से उसको 52 कार्ड्स में मिक्स नहीं करा, तो ये तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन हमेशा विदाउट में लिया जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, अब जरा प्रोबेबिलिटी देखिए। यहां बोथ द ड्रॉन कार्ड्स आर एसेस, एस एंड एस की बात करिए, पहला एस आए, आई होप दिस इज क्लियर। 4/52, 4 एस होते हैं। अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्या हो जाएगा, एक कार्ड कम हो गया और एक एस आ चुका है ऑलरेडी, तो एस भी कम हो गया, तो 3 एसेस हैं आउट ऑफ 51 एसेस, तो 3/51। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अगर मैं इस चीज को सोचना चाहूं तो वो देखो कैसे हो सकता है। 4 एसेस थे, उनमें से 2 एसेस आ जाएं, 4C2, नीचे क्या आएगा, टोटल 52 कार्ड्स में से कोई भी 2 कार्ड्स आ जाए। तो ये चीज और ये बिल्कुल इक्वल हैं, सेम चीज को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन मेरा विदाउट रिप्लेसमेंट का है तो मैं वहां पर बिल्कुल यूज कर सकता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो दैट्स द रीजन कि अब हमने परमुटेशन पहले लिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और उसके बाद क्यों हम सीधा प्रोबेबिलिटी चैप्टर पर आए हैं, क्योंकि यहां आपको क्वेश्चंस जो मिलने वाले हैं, देयर इन वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ पीएनसी। सेकंड केस की बात करते हैं, जो इस क्वेश्चन में तो नहीं था पर मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है। अगर ये क्वेश्चन होता विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, पहला एस आया 4/52, अब विद रिप्लेसमेंट का मतलब विद रिप्लेस कर दिया है, उस कार्ड को फिर से 52 मतलब उन प्लेइंग कार्ड्स के डेक में मिक्स कर दिया है, तो ऑफ कोर्स वो वाला कार्ड फिर से आ सकता है, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी फिर से हो गई 4/52। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग से वो 4/52 इंटू 4/52। और अगर मान लो मैं इसमें क्या करता, इसमें तो 2 कार्ड्स ड्रॉ करे थे ना, मान लो मैं एक अलग क्वेश्चन ले रहा हूं, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, तब क्या आंसर होता, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में 4/52, एक एस कम कर दो, दूसरा कार्ड, और एक एस फिर से कम हो गया, योर आंसर। और अगर विद रिप्लेसमेंट होता 4/52, पहला एस आ जाए, फिर से एस आ जाए, फिर से एस आ जाए, तो वन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इसका लॉजिक और क्या आइडिया जाने वाला है।
एनी डाउट? बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, आई एम वेटिंग। एनी डाउट टू एनीवन? मीट में आपको ऑप्शन दिखती है ना हैंड रेज की भी, अगर आप बोलना नहीं चाहते आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एम्पल सर नंबर चॉइसेस। सर बोलो। कैन वी डू दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 3 कार्ड्स वाला? हाँ बिल्कुल, पर उसमें मैंने जैसा बताया वो सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट में ही चलता है परमुट कॉम्बिनेशन। तो 4 में से 3 कार्ड लेने थे एसिस में से, और यहाँ 52C3, दोनों एक ही बात है। बट ऑफ कोर्स ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसीलिए आई वुड रिकमेंड टू गो विद दिस। बट यस, कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसे फार्मूला लगेगा यहाँ। और आलोक, आपने ISFO के एग्जाम का भरा था? नो सर। पता नहीं, आपका तो था, वहां पे नाम आया हुआ था मेरे पास, और वो 10th क्लास के अंदर दिखा रहा था। आई डोंट नो। आई थिंक 10th में किया था सर। लास्ट ईयर किया था? यस सर। अच्छा, आई डोंट नो क्या रहा है, चलो ठीक है, लीव इट। सर आई विल चेक वंस अगेन। हाँ, एक बार अपना मेल वगैरह देख लेना, दे मस्ट हैव सेंड यू सम ईमेल आल्सो। ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट जो बात होती है दैट इज अबाउट प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम की। To understand what exactly we mean by the addition theorem, check out this. याद करिए, आपने ये फॉर्मूला सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है। सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। सेम आइडिया एक्चुअली यहां वर्केबल आ गया इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। P of A union B is given by P of A plus P of B minus P of A intersection B। और इसका मतलब क्या हो जाता है, A यूनियन B का, A इवन हो, मतलब यहां देखो तो A हो या B हो, और स्टेटमेंट के हिसाब से एट लीस्ट वन ऑफ देम, या A हो या बी हो या दोनों हो। तो 3 अलग चीजों की बात हो रही है एक्चुअली ए यूनियन बी के अंदर। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फार्मूला, और जिसे नाम दिया गया है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन केस इफ यू हैव 3 इवेंट्स E1 E2 E3, तो उस केस में आई एम श्योर ये फॉर्मूला आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपने सिमिलर फॉर्मूला सेट थ्योरी में किया हुआ है। P ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या हो जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वेरी इजी फॉर्मूला, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद आपको करना है। और फिर एक फाइनली एक फॉर्मूला ये देख लीजिए, जो ये नीचे लिखा है, P ऑफ A माइनस बी का, P ऑफ A माइनस बी,
P of A minus P of A intersection B। तो अगर मुझे डराइव करना होता ये वाला फॉर्मूला P ऑफ B माइनस A का, तो वो क्या हो जाता, P ऑफ B एज इट इज माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज फॉर्मूलाज। Based on this, we have our exercise, NCERT exercise 16.3 that I will cover and start in the next class जब हम 16.3 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए इन सभी फॉर्मूलाज को। And do your work with sincerity on everyday basis। PDFs के लिंक्स लगा दिए हैं क्लासरूम में। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन, वेरी फ्यू। तो अगेन जेंटल रिमाइंडर कि आपको पता है कि आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स इस पे डिपेंड कर रहे हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी सीन कि 10 में से 2 नंबर बिल्कुल आ सकते हैं। तो आई कैन अगेन सजेस्ट यू, रिकमेंड यू, रिक्वेस्ट यू, बाकी आपकी चॉइस है। अगर काम मुझे नहीं मिलेगा मेरे सामने, वो बिल्कुल रिटर्न में होगा, सारा चीजें ऑर्डर में होंगी, तो आई कैन इजीली जस्टिफाई दिस टू एनीवन कि अगर काम नहीं है तो किस चीज के नंबर दिए जाएं। आई कैन नॉट गिव 8 नंबर 9 नंबर बिना कुछ करे हुए। आई कैन नॉट गिव। 12th होती तो शायद मैं थोड़ा सा और लीनियंट हो जाऊं, वहां मैं कुछ करे बिना शायद आपको 5 नंबर भी 6 भी दे दूं, बट नॉट इन 11th। सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। आई एम नॉट सेइंग कि आप सारा काम करो, एक एक चीज करनी है, क्वेश्चंस लिखो। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है। तो दैट हैज टू बी डन, दैट हैज टू बी सबमिट, दैट हैज टू बी सबमिट ऑन टाइम। तो जो लिंक्स हुए हैं एक बार जरा क्लासरूम पे जाकर उसको खोलकर देख लीजिए, चेक करिए, एंड प्लीज अपडेट एंड डू योर वर्क। एनी डाउट टू एनीवन? No, sir. और वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, एंड ऑल दोज हु आर एलिजिबल, टू माय नॉलेज you all are eligible for the same, so please get vaccinated. If you are okay, your parents are convinced, so you must get yourself vaccinated. But वो हो जाए उसके बाद भी you are not required, not supposed to move around के बाहर निकल रहे हैं, चाहे मास्क भी है still, and if not required, बहुत अर्जेंट नहीं है तो stay at home only. Anyway, who all are vaccinated? आप में से कोई है जो हो चुके हैं, जिन्होंने ले लिया है? Yes, sir. Okay, Anuj. Okay, and who else? Lavanya. Okay, good. Who else? Yes, sir. Alok also. अच्छा, Tanishq based, good. Nishtha, अरे वाह, very good. Who else? निखिल। अच्छा ठीक है निखिल, ओके। चलिए, अभी 35 में से सिर्फ 4-5 के ही नाम आए हैं, तो ओके। सार्थक, आनंद, ओके। ये डॉट लगा रहे हो मतलब यस कि यू हैव बीन, यू आर वैक्सीनेटेड नाउ। चलो ठीक है। सो ठीक है, तो अब आप कर लीजिए अपना गेट यूर वैक्सीनेटेड, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड डू योर वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। नेक्स्ट क्लास में अब हम एप्लीकेशन ऑफ एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी वाया एक्सरसाइज 16.3 लेने वाले हैं। Please mark your attendance and then you can leave the class.
Thank you, sir. Have a good day, sir. Yeah, good day.